प्यारे बच्चों, 11th क्लास फिजिक्स के 5वें चैप्टर गति के नियम के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने न्यूटन गति का प्रथम नियम, बल की परिभाषा और जड़त्व की परिभाषा को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था और आज के इस लेक्चर के हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे संवेग और गति का नियम। तो इस लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स की डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको संवेग या मोमेंटम की परिभाषा बताता हूं कि किसी भी वस्तु का संवेग या मोमेंटम क्या होता है कि उस वस्तु में उपस्थित गति की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, उस वस्तु का संवेग कहलाती है। अब आप पूछोगे सर कि गति की मात्रा को हम कैसे मापें? बिल्कुल आसान है कि यदि मान लेते हैं कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, m क्या है, इसका द्रव्यमान है और v इसका वेग है। तो जो गति की मात्रा या संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर होता है। संवेग को हम P से डिनोट करते हैं और ये एक सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर सदिश का निशान लगा देते हैं। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, m फॉर मास, और गुणा में वेग, वेलोसिटी। ठीक, तो P बराबर m इंटू v। तो ये इसका संवेग का फार्मूला है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। और साथ में संवेग के बारे में आपने क्या याद रखना है कि P जो है, संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। ठीक, और इसकी जो दिशा है, संवेग की दिशा जो है वो कौन सी होती है? जो v की दिशा है वही सेम रहेगी। ठीक, सदिश राशि बताइए तो इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी ना। तो संवेग की जो दिशा है वो कौन सी रहेगी? जो v की दिशा है, वेग की दिशा है, वही संवेग की दिशा रहेगी। अब देखिए, संवेग के मात्रक की हम बात करते हैं कि संवेग का मात्रक क्या होगा। अगर हम ऐसा सिस्टम में देखें तो संवेग का मात्रक जो है, संवेग का मात्रक इसके फार्मूले से निकाल सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ऐसा सिस्टम में। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में देखोगे तो द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और वेग का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड और एसआई सिस्टम में जो है संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड रहेगा। और अगर हम संवेग के डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, इसके विमीय सूत्र की बात करें, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P, संवेग का विमीय सूत्र जो है वो क्या होगा? द्रव्यमान का m और वेग का L_t-1। तो m_L_t-1 जो है संवेग का विमीय सूत्र होगा। अब देखिए कि जो टॉपिक मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ उन सभी के नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं। नोट्स का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अभी स्क्रीन से कॉपी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट कीजिएगा आप। तो देखिए, यहाँ संवेग या मोमेंटम का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया कि द्रव्यमान गुणा में वेग। ठीक, तो अब इसी पे हम डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि एक तो ये कार है, ठीक, और ये ले लेते हैं एक ट्रक है। ठीक, तो अगर कार और ट्रक, ये क्या है? कार है और ये ट्रक है, दोनों का वेग समान है, दोनों का वेग समान है, तो मोमेंटम किसका अधिक होगा? संवेग किसका अधिक होगा? मेरा क्वेश्चन क्या है? संवेग किसका अधिक होगा? तो आपने यहाँ पर तुक्के नहीं मारने, इस पे फार्मूले पे ध्यान देना है।
तो वेग तो दोनों का देखिए समान है ही, तो द्रव्यमान नेचुरल सी बात है कि कार का कम होगा, ठीक, और ट्रक का अधिक होगा। तो जिसका द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका संवेग कम, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो इसने पूछा कि संवेग किसका अधिक होगा, तो क्योंकि द्रव्यमान ट्रक का अधिक है, वेग तो दोनों का समान है ही, तो ट्रक का संवेग अधिक होगा, ठीक। अब आइए दूसरी स्थिति में हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। अब ये है कि एक कार और एक ट्रक दोनों का संवेग समान है, यानी इसका संवेग P1 है और इसका संवेग P2 है, तो ये P1 जो है वो P2 के बराबर है। दोनों का संवेग समान हो तो वेग किसका अधिक होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम कार का द्रव्यमान m1 और ट्रक का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, और इसका वेग v1 और इसका वेग v2 मान लेते हैं, ठीक। तो यहां से देखिए कि कार का संवेग क्या होगा, संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणा में वेग, तो m1 गुणा v1, और ट्रक का संवेग जो है वो m2 इंटू v2। अब देखिए कि यहां से कि v1 बाई v2 बराबर m2 बाई m1, ठीक। तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। तो देखिए यहाँ पर एक ऊपर है, यहाँ एक नीचे, यहाँ दो नीचे है, यहाँ दो ऊपर है। अब फिजिक्स में कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए तो हम ये कहेंगे कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि ये क्वांटिटी बढ़ती है तो ये घटती है, और ये घटती है तो ये बढ़ती है, ओके। तो यहाँ पर वेग जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग अधिक, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम। तो यहाँ देखिए कि कार का द्रव्यमान कम है तो कार का वेग अधिक मिलेगा, ठीक। तो क्योंकि कार का द्रव्यमान कम है इसलिए कार का वेग अधिक होगा, ठीक। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आपको संवेग बराबर दे रखा हो तो कम द्रव्यमान वाली चीज का वेग अधिक होगा, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जो वेग है वो कम होगा। अगर क्या दे रखा हो, संवेग बराबर दे रखा हो तो, ओके। अब आइए देखते हैं न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक जैसे द्रव्यमान के दो बॉक्स हैं, इसका द्रव्यमान भी m है, इसका द्रव्यमान भी x है। तो इसका वेग भी शुरू में 0 मान लेते हैं एक बार, इसका भी 0 है। तो यहाँ पर हम वेग चाहते हैं इसका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, और इसका वेग भी चाहते हैं 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि 2 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड का वेग ले ले, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 सेकंड में ही 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग ये अटेन कर ले, ठीक। तो अब मुझे बताइए कि फोर्स कहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि यहाँ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पहली स्थिति में या दूसरी स्थिति में। नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी वेग का परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर अधिक है तो हमें बल अधिक लगाना पड़ा, यहाँ वेग परिवर्तन की दर कम है तो हमें बल कम लगाना पड़ा। अब देखिए कि संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग, ठीक। तो जब वेग परिवर्तन की दर अधिक है तो संवेग परिवर्तन की दर भी अधिक होगी, और वेग परिवर्तन की दर कम है तो संवेग परिवर्तन की दर भी कम होगी, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो
बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात कि बल अगर अधिक लगेगा तो संवेग परिवर्तन की दर भी अधिक हो जाएगी, और बल अगर कम लगेगा तो संवेग परिवर्तन की दर भी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ से न्यूटन गति के दूसरे नियम की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर अप्लाइड फोर्स को हिंदी में कहते हैं आरोपित बाह्य बल। किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, और ये इस नियम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक, अब आगे हमारा टॉपिक आता है कि न्यूटन गति का दूसरा नियम जो है वो बल का परिणाम निर्धारित करता है, अर्थात कि हमें बल का सूत्र देता है, जबकि न्यूटन गति का पहला नियम जो है वो बल की परिभाषा देता था। और अब यहाँ न्यूटन गति के दूसरे नियम से हम बल का सूत्र ज्ञात करेंगे, जिससे कि हम किसी वस्तु पर लग रहे बल का परिणाम ज्ञात कर सकते हैं, परिणाम निर्धारित कर सकते हैं कि इस वस्तु पर कितना बल लग रहा है। तो देखिए कि हमने देखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। ये अभी हम न्यूटन गति के दूसरे नियम की परिभाषा से पिछले स्लाइड में देखा हमने। अब देखिए कि F प्रोपोर्शनल के निशान को, अनुक्रमानुपाती के निशान को जब भी आप बराबर के निशान में चेंज करते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, और यहाँ पर मैं कोई भी स्थिरांक की अपनी मर्जी से ले लेता हूं। तो प्रोपोर्शनल बराबर में चेंज हो गया, dp बाई dt ये सेम रह जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए कि या F बराबर k इंटू डी अपॉन डी टी, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी संवेग जो है वो द्रव्यमान गुणा में वेग के बराबर होता है। और यदि m जो है वो स्थिर हो तो m को एक बार स्थिर मान लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस हम इसी तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक, और जब m स्थिर नहीं है वो केस मैं इसी लेक्चर में लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए m स्थिर है तो स्थिरांक हम पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, k गुणा m इंटू dv बाई dt। अब dv बाई dt आपको याद होगा क्या चीज है, वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, एक्सीलरेशन, k इंटू m इंटू एक्सीलरेशन त्वरण के बराबर होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये अगर प्रैक्टिकली हम कोई 1 किलोग्राम की वस्तु ले लेते हैं, ठीक, और उसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर देते हैं, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 1 न्यूटन बल लगेगा। तो अगर ये सारी वैल्यूज इसमें रख दे, F की वैल्यू 1 रख दे, K की जगह K रख दे, M 1 किलोग्राम है 1 रख देते हैं, और A भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 1 रख देते हैं। तो यहाँ से जो है K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर K की वैल्यू 1 वापस इस इक्वेशन में रख देते हैं यहीं पर, तो ये सब कुछ तो F के बराबर चला ही आ रहा है, तो F जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, M इंटू A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है बल का सूत्र मिल जाता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण हो जाता है। ठीक, तो यहां से अगर आपको ये चीज समझ ना आई हो तो एक बार फिर से बताता हूं कि F बराबर, देखिए कि तो देखिए अगर किसी बच्चे को चीज समझ नहीं आ रही हो तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करता हूं कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, और प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करेंगे तो सम कांस्टेंट इंटू dp बाई dt। अब कांस्टेंट इंटू p की वैल्यू रखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी,
अपॉन dt। के इसी तरह ही m को हमने इसी तरह मान लिया है dv बाई dt। f इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू dv बाई dt किसके बराबर, a के बराबर। तो यदि m बराबर 1 है, a बराबर भी 1 है, तो f बराबर 1 होता है। ये प्रैक्टिकली हमने नोट किया है। तो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी m बराबर 1 किलोग्राम, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो f कितना होता है, 1 न्यूटन है। ये प्रैक्टिकली नोट किया गया है। ये सारी वैल्यूज इसमें रख देते हैं तो f की जगह 1 आ जाएगा, k की जगह k रहेगा, m की जगह 1 और a की जगह 1। तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये k की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा कि f बराबर k की जगह 1 हो गया, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो ये हमारे पास जो है बल का एक सूत्र आ जाता है। ठीक, तो किसी वस्तु पर आरोपित बल जो है, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल जो नेट बल लगता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उसके अंदर प्रेजेंट त्वरण की गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब आइए बल के मात्रक जो है वो परिभाषित करते हैं। यदि असाई सिस्टम में हम देखें तो बल का जो मात्रक है, बल का मात्रक असाई सिस्टम में क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, और इसको n से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कि हमें 1 न्यूटन की परिभाषा पूछ ली जाती है एग्जाम में कि 1 न्यूटन क्या होता है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखा रहा हूं कि यदि किसी भी क्वांटिटी की के मात्रक की परिभाषा देनी हो, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक की परिभाषा देनी हो, तो हम उसके सूत्र से भी उसके मात्रक की परिभाषा दे सकते हैं। तो जैसे बल का सूत्र हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा क्या है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण है। तो इसी सूत्र से हम 1 न्यूटन की परिभाषा निकालेंगे कि यदि बल 1 न्यूटन है और वस्तु का द्रव्यमान हम 1 किलोग्राम और इसको भी 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम ये कहेंगे कि 1 न्यूटन वो बल है, 1 न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम की किसी वस्तु में, जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण अपनी ही दिशा में पैदा कर देता है। ठीक, तो यहां से 1 न्यूटन की परिभाषा लिख देते हैं कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर देता है। अब ये तो देखिए हमने एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में बल की परिभाषा। अगर अब हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो है वह डाइन, क्या, डाइन। अब एक डाइन को परिभाषित करना, हमने किसको परिभाषित करना है, एक डाइन को। तो अब यहां पर बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अब बल एक डाइन देते हैं तो द्रव्यमान सीजीएस में लेना पड़ेगा 1 ग्राम, ठीक, और त्वरण भी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि यदि कोई बल 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर देता है तो वो बल जो है किसके बराबर होगा, एक डाइन के बराबर होगा। ठीक, तो यहां से आप एक डाइन की परिभाषा लिख सकते हैं। एक डाइन जो है
एक डाइन वह बल है, वह बल जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर देता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है। 1 न्यूटन आपको पता है कि 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड ही रहने दो, यानी इसको SI से मैंने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 और 2 5, यानी 1 के आगे 5 जीरो लगी, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, डाइन होता है, यानी 3 4 5 इतना डाइन्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिखते हैं 10 की पावर, जितने जीरो है उतनी पावर लगा देते हैं 10 की, 1 के आगे 5 जीरो तो 10 की पावर 5, इतनी डाइन आ जाएगी। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ये न्यूटन और डाइन के बीच का संबंध है, याद रखना आपने। ठीक, अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो बल है, बल के मात्रक जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है इसका निरपेक्ष मात्रक, निरपेक्ष मात्रक जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। जो न्यूटन और डाइन मैंने आपको बताए हैं निरपेक्ष मात्रक बताए हैं। और दूसरा होता है इसके गुरुत्वीय मात्रक। कौन से? गुरुत्वीय मात्रक, उसकी ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। अब निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक में क्या अंतर है कि निरपेक्ष मात्रक में जहां पर हम ये जैसे त्वरण जो है एक इकाई ले लेते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, वहीं गुरुत्वीय मात्रकों में त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर लिया जाता है। ठीक, तो अब आगे गुरुत्वीय मात्रक देखते हैं। अब देखिए कि बल के गुरुत्वीय मात्रकों में यदि हम एसआई सिस्टम में बात करें तो एसआई सिस्टम में जो है बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में किलोग्राम वेट, या किलोग्राम बल भी कह देते हैं इसको, किलोग्राम बल। ठीक, तो किलोग्राम फोर्स दोनों एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक, तो किलोग्राम भार या किलोग्राम बल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम बल भार जो है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वही सूत्र लेंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो यहाँ पर बल जो है वो 1 किलोग्राम वेट होगा यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उसमें त्वरण जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोनों यूनिट्स में फर्क किसका है, सिर्फ त्वरण का फर्क है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हम त्वरण ले लेते हैं। तो 1 किलोग्राम वेट वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर देता है। ठीक, और इसी तरह से एसआई की बजाय अगर हमें सीजीएस में डिफाइन करना हो तो यहाँ पर किलोग्राम भार की बजाय जो है यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम भार आ जाएगा बस। ठीक, ग्राम वेट या ग्राम बल। ठीक, तो यहाँ पर 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम बल जो है वो किसके बराबर होता है, वस्तु 1 ग्राम की होगी और गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकंड का 980 या ज्यादा एब्सोल्यूट लो तो
981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हम लेंगे। तो 1 ग्राम वेट वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर देता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं ये नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, आप यहां से भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आगे आता है न्यूटन गति के दूसरे नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, के बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो कहता है कि यदि मान लेते हैं कि किसी वस्तु पर बाहरी बल 0 हो जाए, नेट फोर्स इस पे 0 हो जाए। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो m गुणा a भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब यहां से इसका त्वरण 0 हो गया। त्वरण 0 सिर्फ 2 स्थितियों में हो सकता है, या तो वस्तु रुकी हुई हो, a बराबर 0 का मतलब है कि पहला केस तो ये हो सकता है कि वस्तु विराम अवस्था में हो, वस्तु विराम अवस्था में है, या एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब वस्तु जो है एक समान गति से, एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही हो, एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही हो। ठीक, तो यहां से देखिए एक बहुत ही जाने पहचाने सी बात निकल के आई है कि यदि वस्तु पर बाहरी बल 0 हो, वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा, तो वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और एक समान सीधी रेखा में गतिमान है तो एक समान वेग से सीधी रेखा में गतिमान ही रहेगी। यानी न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है उसके अंदर न्यूटन गति के पहले नियम की परिभाषा छुपी हुई है। ठीक, यानी न्यूटन गति का दूसरा नियम न्यूटन गति के पहले नियम को भी परिभाषित कर रहा है। अब ये तो होगी इसके बारे में पहला महत्वपूर्ण बिंदु। और दूसरा बिंदु या दूसरी बात क्या है कि यदि मान लेते हैं कि हमारे पास ये किसी वस्तु पर लगने वाला एक बल है, इस बल के मैं 3 कंपोनेंट डिवाइड कर देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है, और इसको मैं मान लेता हूं जेड एक्स। ठीक, इसको क्या मान लेता हूं, जेड एक्स। तो एफ इसका एफ का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको मैं कह देता हूं एफ एक्स। इसी तरह से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसका उसको हम कहते हैं एफ वाई, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम कह देते हैं एफ जेड। ठीक, यानी एक जो बल था उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा इसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक पार्ट इसका वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, एक पार्ट जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। यानी एफ एक्स, एक्स वाई और एफ जेड तीनों मिलकर के वो एफ के बराबर ही होंगे। ठीक, तो अब देखिए कि इसी तरह से अगर इस वस्तु के अंदर ए एक्सीलरेशन है तो उस ए एक्सीलरेशन के भी 3 कंपोनेंट हम बांट सकते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ए एक्स तो होगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ए वाई होगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और ए जेड होगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक, तो अब ये बात है कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो बल है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही त्वरण पैदा करेगा। यानी एफ एक्स जो है वो एम इंटू ए एक्स के बराबर होगा। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो बल का कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ही त्वरण पैदा करेगा, और इसी तरह से जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो इसमें जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ही त्वरण पैदा करेगा। तो देखिए यहां मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है वो वेग की दिशा में न लग करके
वेग की दिशा के साथ कुछ कोण बनाता हुआ लग रहा है। ठीक, तो इस बल का वो घटक जो वेग की दिशा में है, जो वेग की दिशा में है वही वेग में परिवर्तन करेगा, दूसरा घटक इसके वेग में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक, अब घटक जो है उसको इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जैसे मान लेते हैं मैंने एफ के 3 कंपोनेंट बांट दिए, एफ एक्स, एक्स वाई, एफ जेड। तो और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो घटक है सिर्फ वही वे में चेंज करेगा। अब देखिए कि इसी तरह से जो का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि पिछला चैप्टर में हमने प्रक्षेप्य की गति पढ़ी थी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था हमने। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल है और इसके ऊपर सिर्फ बल तो कौन सा लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो इसमें जो त्वरण की दिशा होगी सिर्फ यही होगी जो बल की दिशा है। यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो सिर्फ त्वरण इसी दिशा में होगा। और इस बल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आपको पता है 0 होता है। तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, क्षैतिज दिशा है, उसमें वेग क्या रहता है, समान रहता है। यानी वेग समान रहने का मतलब एक्सीलरेशन हमेशा ही क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि बल कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो नीचे की तरफ ही एक्सीलरेशन पैदा करेगा। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पैदा नहीं कर सकता, त्वरण पैदा नहीं कर सकता। ठीक, अब यह न्यूटन गति के दूसरे नियम के बारे में एक तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो बताई गई है, ये कहता है कि द्वितीय नियम एक स्थानिक संबंध है। स्थानिक संबंध का मतलब ये है कि F बराबर m इंटू ए जो है, इस पे बल की हिस्ट्री का कोई असर नहीं पड़ता। ये जिस क्षण पर जो बल लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही त्वरण पैदा होगा। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन से पत्थर छोड़ दिया जाता है, तो जिस क्षण हम पत्थर को छोड़ देंगे उसी क्षण ही इसमें जो हॉरिजॉन्टल जैसे छोड़ देंगे उसी समय जो है इस पर कोई क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक, तो क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण भी नहीं होगा, त्वरण सिर्फ नीचे की तरफ होगा क्योंकि बल सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि किसी क्षण पर त्वरण का निर्धारण उसी क्षण के बल द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यदि किसी त्वरित रेलगाड़ी से हम कोई पत्थर बाहर छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के साथ ही क्षैतिज दिशा में जो इसका त्वरण है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई बल ही नहीं लग रहा है, बल 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका त्वरण क्षैतिज दिशा में 0 होगा। और त्वरण सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड होगा क्योंकि नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो नीचे की तरफ इसमें त्वरण है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं और अगले लेक्चर में जो है इसी पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्न मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। और ये संख्यात्मक प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में और जो आपका नीट या IIT का जो एग्जाम होगा उसमें बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।